जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। हम लोग इस सीरीज में यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपीएससी सीएसई हो या फिर सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो यूपीएससी करवाता है, वो सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं तथा उसके पीछे जितने कॉन्सेप्ट होते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी डील करते हैं, जिससे कि सीडीएस का क्वेश्चन कभी उठा के यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछ देता है, तो कभी सीएसई का क्वेश्चन उठा के सीडीएस का स्टेटमेंट बना देता है। ये सब चीज़ को हम इस सीरीज में समझते हैं, प्लस एग्जामिनर का जो माइंड सेट है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना सकता है, या फिर 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 40 प्लस क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एज इट इज उठा के यूपीएससी अपने अलग अलग एग्जाम से जो पूछा है, वो सब चीज़ को हम इस सीरीज में समझते हैं। तो अभी चल रहा है यूपीएससी सीएसई 2024 का सेट 8, जिसमें कि हमने 1 से लेके 65 नंबर क्वेश्चन तक ख़त्म कर दिया था, और ये सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ, ये वाला जो पीडीएफ है जहाँ पे ये क्वेश्चन डील करवा रहे हैं, ये पीडीएफ आपको ये वाला अपना टेलीग्राम चैनल है मधुजीत आईएएस नाम से, इस वाले टेलीग्राम चैनल को सर्च करो, यहाँ पे सारे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना टेलीग्राम का, जिससे कि जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 तक ख़त्म हो रखा था, आज क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे 65 से, और यहीं से पॉलिटी स्टार्ट भी है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट लगेगा, सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाओ आराम से, और बिल्कुल शांत जगह पे बैठो जहाँ पे हल्ला ना हो रहा हो, और पढ़ाई करो। देखो, क्वेश्चन लगाने से पहले आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लगाना। क्या बोल रहा है? भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 368, ठीक है, पहले इसी को समझते हैं, अनुच्छेद 368 है क्या, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो देखो, और मेरे साथ नोट मेकिंग करते चलो। तो अनुच्छेद आर्टिकल 368 के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 368, ठीक है। आप लोग ऐसे बनाओ, और पहले ये बताओ ये किस भाग में है? ये संविधान के भाग 20 में है। कौन से भाग में? भाग 20 में है, ध्यान रखना। संविधान के किस भाग में? भाग 20 में है। अब इसमें होता क्या है, संविधान संशोधन का प्रक्रिया होता है, ठीक है। इस वाले आर्टिकल को जब पढ़ोगे लक्ष्मीकांत से, तो यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो आप लोग लिख लो एक लाइन में, संविधान संशोधन, ठीक है। ऐसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग समझ जाना, संविधान संशोधन लिखें, ज़्यादा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अच्छा, अभी जब इस आर्टिकल को देख रहे हैं तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। हालांकि ये सब चीज़ आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, वहाँ पे पढ़ोगे तो ये अच्छे से डिटेल में पढ़ना। देखो, अनुच्छेद 368 क्या कहता है, और ये संविधान संशोधन का प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। ये जो संविधान संशोधन का प्रक्रिया है, ये किस प्रकार होता है, तो देखो, पहले होता क्या है, संविधान संशोधन का प्रक्रिया केवल सांसद में शुरू होता है, ठीक है। कहाँ पे शुरू होता है ये प्रक्रिया? स्टार्ट कहाँ पे होता है? प्रक्रिया स्टार्ट होता है केवल सांसद में, केवल सांसद में स्टार्ट होता है। ये विधानसभा दे दे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा वो, और यूपीएससी ऐसा ही खेल देता है कभी कभी। वो क्या करता है, राज्य का विधानसभा दे देगा, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। ये राज्य का विधानसभा गलत है, ठीक है। ये राज्य विधानसभा अगर दे देगा तो ये गलत है। कहाँ पे शुरू होगा? केवल सांसद में शुरू होता है। और इसमें होता क्या है कि निजी मंत्री या तो एक मंत्री होता है। अगर यहाँ पे हम इसको लिखते जाएं, आप लोग लिख रहे होंगे तो नोट मेकिंग साथ के साथ करते जाओ। तो ये जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक जो है, ठीक है, ये विधेयक, इसको ये लाता कौन है? ये या तो मंत्री ला सकता है, या फिर कोई निजी सदस्य जो होता है वो भी पेश कर सकता है। कौन करता है इस विधेयक को? पेश कौन करता है? या तो निजी मंत्री, ठीक है, निजी सदस्य जिसको बोलते हैं, जिसका कि चुनाव नहीं हुआ है मंत्रिमंडल, और या फिर एक मंत्री, या एक मंत्री। यूपीएससी अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसको पेश कौन करता है, तो ये ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक को निजी सदस्य भी पेश कर सकता है, या फिर एक कोई मंत्री है वो भी पेश कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं होती है, ये बात का भी ध्यान रखना कि इसको पेश करने में, यहाँ पे लिखो, पेश करने में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं होती है, ठीक है, पूर्व अनुमति नहीं होती है। आप लोग लिखते चलो मेरे साथ, एक बार शॉर्ट नोट बना लो, उसके बाद रिवीजन डिवीजन होगा, ठीक है।
हालांकि ये सब चीज़ आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करा दिया आप सबका, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये कौन से भाग में है, बोलो मेरे साथ। ये संविधान संशोधन विधेयक वाला जो है, ये अनुच्छेद 368, ये किस भाग में है? भाग 20 में, ठीक है। भाग 20 में ये किससे संबंधित, किससे है? 368 जो है किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। और ये प्रक्रिया कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं? इस प्रक्रिया को केवल सांसद में स्टार्ट करेंगे, राज्य विधानसभा में इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगर राज्य विधानसभा आ जाए तो गलत करना, ठीक है। और इस विधेयक को पेश कौन करेगा? इस विधेयक को निजी सदस्य भी पेश कर सकता है, या फिर कोई एक मंत्री है वो भी पेश कर सकता है, और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। यूपीएससी जैसे यहाँ पे क्या, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। तो यूपीएससी इसको गायब कर देगा, यूपीएससी इसको गायब करके हटा देता है, वो बोल देगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इतना कुछ इस वाले स्टेटमेंट से ध्यान रखना। और एक चीज़ और देखो, ये जो विधेयक है, संविधान संशोधक जो विधेयक है, इसको प्रत्येक सदन में ना विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ये जो विधेयक है, ये वाला विधेयक, इसको क्या करते हैं? प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से। आप लोग देखो, हम अगर इस क्वेश्चन का ना आंसर बता सकते थे तो तुरंत हम बता देते कि ABCD में, उसमें हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ना कोई एफर्ट लगता। इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाने का पीछे का कारण यही है कि आप लोग एक बार रिकॉल भी कर सको, जितने भी चीज़ पढ़े हो पॉलिटी में सबका रिकॉल यहाँ पे करवा देंगे। लेकिन देखो यूट्यूब पे ना बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो कि PYQ करवाते होंगे, ठीक है। वो आएंगे जल्दी से, जैसे 66 का ABCD ऐसे खींच देंगे, 67 का ABCD, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करवाएंगे। और उसमें उसका फ़ायदा भी है, क्योंकि ना तो उसको ज़्यादा एफर्ट लगता है और ना फिर ज़्यादा कोई प्रकार का मेहनत लगता है, और बच्चा भी वही खोजता है कि एकदम बिल्कुल हल्के से ना कुछ हो जाए, मज़ा आ जाएगा, कोई ऐसा जादू मंत्र आ जाए जिससे सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा, और टाइम आपको यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे समझना होगा कि संविधान संशोधन विधेयक क्या है, इसको कौन ला सकता है, राष्ट्रपति का क्या उसमें काम है, ये सब कुछ जानना होगा। अगर हम यहाँ पे अगर आंसर बता सकते, तुरंत बता देते कि इसका आंसर ये है बाबू, और देख लो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे टाइम लग रहा है तो टाइम दो, यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, ना कि कोई क्रिकेट देख लो या फिर कुछ कर रहे हो। 1 घंटा डेली निकालो अपने लिए PYQ के लिए, नोट मेकिंग करते रहो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या सिखा रहे थे कि इस वाले विधेयक को ना विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। किससे? विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत किसको कहते हैं? जिसमें कि 2/3, ध्यान रखना, 2/3 बहुमत हो, उसी को विशेष बहुमत, ठीक है। तो 2/3 वाला ये जो बहुमत होगा, उसी से इस विधेयक को क्या करेंगे? पेश करेंगे। और इस वाले विधेयक को ना अलग अलग सदन से, जैसे राज्यसभा एक सदन है, लोकसभा अलग सदन है, तो पहले मान लो लोकसभा से पास करवाएंगे, फिर राज्यसभा से, तो दोनों सदन से अलग अलग संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाया जाता है। इतना सब कुछ क्लियर रखो, ठीक है। और इस विधेयक में ना राष्ट्रपति एक चीज़ और कर सकते हैं कि राष्ट्रपति इस विधेयक को ना तो वापस कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसको वापस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही इसको लौटा सकते हैं। इसको ना तो वो वापस कर सकते हैं और ना ही लौटा सकते हैं। तो इतना ये सब राष्ट्रपति का फंक्शन ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आपने सीखा, एक बार मेरे साथ रिकॉल करो पहले जल्दी से। ये कौन से अनुच्छेद के भाग में कौन से हैं? भाग 20 में, ठीक है। और ये किस चीज़ से संबंधित है? संविधान संशोधन से, ठीक है। ये प्रक्रिया कहाँ लागू करेंगे? सिर्फ केवल सांसद में, ना कि राज्य विधानसभा में। ऐसा आप लोग शॉर्ट नोट ऐसे लिखते जाओ, ज़्यादा लाइन नहीं लिखना है। अब देखो, इस विधेयक को पेश कौन करता है? इसको पेश करता है निजी सदस्य या फिर एक मंत्री, कोई है स्वतंत्र मंत्री, वो भी कर सकता है। और देखो, इस विधेयक को पेश करने में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं होती है। अगर जहाँ पे हम ऐसा लगा दें, समझ लेना कि वहाँ बोल रहे नहीं होती है, नहीं होती है। और राष्ट्रपति यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? एक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं होती है, दूसरा राष्ट्रपति इसको ना तो वापस कर सकता है और ना ही अपने पास रोक सकता है। दोनों चीज़ ध्यान रखना। और इस विधेयक को विशेष बहुमत से, किससे? विशेष बहुमत से पास करते हैं, मतलब 2/3 से पास करते हैं। तो आपने इस वाले क्वेश्चन से कितना कुछ सीखा। और इस विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से अलग अलग पारित किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब चलो इस क्वेश्चन को पहले यहाँ से ना इरेज करते हैं, फिर इसका आंसर बताते हैं। देखो, ये यहाँ पे कह क्या रहा है
ये यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के अनुसार सांसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी, ठीक है। एज पर आर्टिकल 368 के बारे में बोल रहा है। अब देखो जहाँ पे सांसद का बात है, ठीक है, जहाँ पे ये पार्लियामेंट शब्द है, ठीक है, ये ध्यान रखना, सांसद कुछ भी कर सकता है, मतलब संविधान के दायरे में रहते हुए ही, ऐसा नहीं है कि दायरे से बाहर जाके कोई काम करेगा। मतलब कि आप ऐसे भी क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हो कि सांसद के बारे में अगर कुछ आए ना कि सांसद क्या कर सकता है, सांसद ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो सांसद सब कुछ कर सकता है, ठीक है। कहने का मतलब सांसद एडिशन भी कर सकता है, ठीक है, परिवर्तन भी कर सकता है, निरसन, निरसन मतलब होता है हटाना, हटाना, ठीक है, यहाँ पे देखो रिपेल कर सकता है। तो कहने का मतलब सांसद क्या कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी, सांसद सब कुछ कर सकता है। तो आंसर क्या हो गया, डी। लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा, ये अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन क्या है, इसको कौन ला सकता है, प्लस राष्ट्रपति का इसमें क्या योगदान है। इस क्वेश्चन के पीछे इतना कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तो हम कम कॉन्सेप्ट डिटेल वो डील करके निकल सकते थे, लेकिन जो भी बच्चे, अगेन मैं कहूँगा, पर्सनली इस चैनल से जुड़े हो ना और उसका प्रीलिम्स रुक रहा है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट गायब है। और कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड है और आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इस सीरीज में हम सब कुछ करवा देंगे, टेंशन मत लेना। भले क्वेश्चन कम डील कर सकें, कोई बात नहीं है, डील भले क्वेश्चन कम हो, लेकिन इन डेप्थ जाके सब कुछ बता देंगे। आप लोग टेंशन मत लेना, नोट बनाते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में, मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, प्रायः मीडिया में आ रहा है, मीडिया में उनकी जन्म दर। अच्छा, ये कीवर्ड क्या है, जन्म दर। पहले जन्म दर को समझो किसको कहते हैं। कीवर्ड जितने भी हैं ना, जितने भी कीवर्ड आते जाएंगे, जैसे ये कीवर्ड है, तो जितने भी कीवर्ड आएंगे सबको पहले उस पर ग्रिप बनाओ। अगर ग्रिप एक बार बन गया ना, एक बार सारे ग्रिप बन गए कीवर्ड पे, तो आपको प्रीलिम्स में कोई नहीं फेल कर सकता। आप खुद को भी फेल नहीं कर सकते हो चाह के भी, क्योंकि आपको हर एक चीज़ कमांड हो जाएगा। एग्जामिनर कैसे कैसे सोचता है ना, सॉरी, कैसे कैसे एग्जामिनर सोचता है, वो हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो पहले यही देख लेते हैं, निम्न जन्म दर है क्या, निम्न जन्म दर। देखो निम्न जन्म दर किसको कहते हैं, इसको अगर हम परिभाषित करें ना तो इसको ऐसे भी बता सकते हो आप, किसी क्षेत्र में 1000 व्यक्ति पर, किसी क्षेत्र में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में 1000 व्यक्ति पर, व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, जीवित जन्म की संख्या को, कितना बच्चा उसमें जीवित है उसको दर्शाता है कि किसी क्षेत्र में 1000 प्रति व्यक्ति पर जीवित जन्म दर, जन्म की संख्या को बताता है, को बताता है। ये तो समझ गए, ये निम्न जन्म दर क्या है। हालांकि ये जब पढ़ोगे डिटेल से, स्टैटिक बुक अपना जब पढ़ोगे तो उसमें हर चीज़ ये मिल जाएगा, लेकिन वही मेरा वो है ना कि जाता ही नहीं है। जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ज़रूरी है हम बता देते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहो। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे दिया है और इस कथन में जो कीवर्ड था उसका हमने एनालिसिस कर लिया। अब बोल रहा है इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। इसमें बोल रहा है कि ये खबर में होगा, ठीक है, उसमें बोल रहा है निम्न जन्म दर। अब देखो अगर इस वाले कथन को देखोगे ना, ये क्वेश्चन को, तो अभी तो आपको पता चल गया निम्न जन्म दर है क्या। अब इस क्वेश्चन को डील करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इसका सही है, मतलब 1 2 4, 1 2 और 4, ये दक्षिण कोरिया वाला। क्योंकि जापान में ना, जापान में दुनिया की दूसरी सबसे विशाल जनसंख्या क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी विशाल जनसंख्या बूढ़ा हो रहा है। बूढ़ा मतलब वृद्धावस्था में हो रहा है, यही बोल रहा है ना, वृद्धोन्मुख मतलब बूढ़ा हो रहा है। और इटली में क्या है ना, इटली, जापान और साउथ कोरिया, ठीक है, ये साउथ कोरिया है, दोनों
अच्छा, ये दक्षिण अफ्रीका दिया है, ये दक्षिण कोरिया दिया है, ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, जापान और इटली में इसका निम्न जन्म दर रहता है, अथवा ये जनसंख्या ह्रासमान के लिए क्या है, जिम्मेदार है। क्योंकि आप एक बात बताओ, कोई भी पेरेंट्स है वो बच्चा को कम पैदा कर रहा है, ठीक है, और अभी इंडिया में भी ये कल्चर है, लेकिन उस वहाँ का जो जनसंख्या है, अभी भारत में अगर देखें, भारत में फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.1 है, ठीक है। अब ये भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अब एक टाइम के बाद 2050 के बाद हमारा जनसंख्या जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी बूढ़ा जनसंख्या जो है, जो कि आप लोग हम लोग सब जितने भी हैं, और जो अभी मतलब 1-2 साल और तैयारी कर रहे हो, वो सब कुछ दिन के बाद, 10 साल 20 साल के बाद वो भी बूढ़ा हो जाएंगे, तो जनसंख्या बूढ़ा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे है कि इसका जनसंख्या फर्टिलिटी रेट ना और भी कम है, भारत से भी कम है। यहाँ पे शादी ही करना नहीं चाह रहा है, ये जितने भी डेवलप्ड नेशन है ना, वहाँ पे शादी का कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लोग शादी करना नहीं चाह रहा है। तो जब शादी करेगा नहीं तो बच्चा नहीं होगा, और बच्चा नहीं होगा तो बूढ़ा जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा जापान, इटली और दक्षिण कोरिया, जिसमें कि ये जो है जापान दूसरे नंबर पे और इटली चौथे नंबर पे, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमने कितना कुछ सीखा कि कोई भी देश है उसका कैसे फर्टिलिटी रेट होता है। क्योंकि देखो, कोई भी एक पेरेंट है जहाँ पे एक मेल एक फीमेल, यहाँ पे कोई मेल है फीमेल है, दोनों से अगर एक मतलब 2 बच्चे हैं, तो एक मान लो कि एक ये है एक ये है, तो 2 बच्चे ये कवर हो गया। लेकिन अगर इस 2 से कम हो जाएगा, मतलब कोई 2 फीमेल, मेल और फीमेल मिलके एक ही बच्चे को जन्म दे रहा है, तो उस देश का फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और कितना तो अभी शादी करना ही नहीं चाह रहा है, शादी का कल्चर डेवलप्ड नेशन में ख़त्म होते जा रहा है। तो जब शादी करेगा नहीं तो प्रजनन दर कहाँ से होगा, धीरे धीरे फिर जनसंख्या बूढ़ा होते जाएगा। तो सब कुछ आई थिंक इस क्वेश्चन से जितना भी कुछ समझना था समझ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांसद में धन विधेयक के संबंध में। अच्छा, पहले इस वाले क्वेश्चन को डील करने से पहले हम इसी को समझेंगे, धन विधेयक है क्या, ठीक है। अगर इसको समझेंगे उसके बाद इसके जितने भी स्टेटमेंट है उसको देखेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। और आप लोग लिख रहे होंगे, उम्मीद है आप लोग नोट बना रहे हो साथ में, ठीक है, वरना मुझे समझाने का ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लोग नहीं लिखोगे, खुद से नोट मेकिंग नहीं करोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर हमें आप लोग पढ़ोगे तभी तो नाम होगा इस चैनल का भी। अगर मान लो इस बार ना सोच रहे हैं एक बैच लॉन्च करेंगे, और इस वाले बैच का अभी कुछ ऐसा नाम वाम नहीं है, जब लॉन्च होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। और हम सोचते हैं इस बैच में जितने भी बच्चे रहेंगे ना, कम से कम उसका प्रीलिम्स इतना स्कोर, प्रीलिम्स वो जीएस और सीसैट में सब में करे। अभी तो ये जीएस के लिए ये सीरीज चल रहा है, ये सीरीज जैसे एंड होगा या फिर इस सीरीज के बीच में ही होगा तो सीसैट का भी जितने भी क्वेश्चन है यूपीएससी में, आज तक यूपीएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं ईयर वाइज, सीडीएस सीएपीएफ से भी क्वेश्चन रिपीट करता है यूपीएससी, सारे क्वेश्चन डील कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग को ना कोई भी कोचिंग में पैसे देने के ना, बड़े बड़े जो पैसे लेते हैं 40-40 50-50 हज़ार रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद से पढ़ो, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं। बच्चा वही है, मौज मस्ती का चीज़ देखता है यूट्यूब पे, पढ़ाई का चीज़ वो ढूंढता ही नहीं है। चलो, बात बहुत हो गया, बहुत कुछ हमने आपको समझा दिया। चलो अब यहाँ पे काम की बात करते हैं, धन विधेयक। चलो लिखो तो आप लोग मेरे साथ पहले, धन विधेयक, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे मनी बिल, ठीक है। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हो वो यहाँ पे पढ़ते रहे ना, इसको मनी बिल बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, धन विधेयक पहले कहते किसको हैं, इसमें किसको शामिल करते हैं, हर वो चीज़ को डिटेल से बताएंगे। जो कि मान लो यूपीएससी कभी भी धन विधेयक कहीं पे डाले तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि आपने धन विधेयक पहले कहीं पीवाईक्यू में पढ़ा है। अभी जैसे धन विधेयक का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएंगे, और कभी भी यूपीएससी के पीवाईक्यू में धन विधेयक दिख जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि धन विधेयक का एक बार डिस्कशन हमने कर चुका है। ये मेरे कहने का मतलब है। तो देखो, धन विधेयक में पहले तो यही समझो, धन विधेयक अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसका मतलब परिभाषा का चर्चा किया गया है। हालांकि ये 100 अनुच्छेद 109 दिया हुआ है ना, परिभाषा का वर्णन ना 110 में भी मिलता है, 109 में भी मिलता है। अभी इसका जब आंसर देखेंगे वो टोटल देख लेंगे इस सबको, लेकिन पहले ये समझो इसके परिभाषा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अनुच्छेद 110 में भी मिलता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे देखोगे अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। उल्लेख और परिभाषा दोनों में अंतर है, ये बात का ध्यान रखना आप लोग कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का क्या मिलता है, परिभाषा।
अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे धन विधेयक में शामिल किसको किसको करते हैं। तो धन विधेयक में किसी प्रकार किसी कर का अधिरोपण, यहाँ पे लिखते जाओ मेरे साथ, किसी कर का अधिरोपण, हालांकि ये सब चीज़ आप पढ़ोगे स्टैटिक में, अधिरोपण ठीक है, कोमा उत्पादन, कोमा परिहार, कोमा परिवर्तन, ये जितने भी कीवर्ड लिख रहे हैं ना ये वीवीआई कीवर्ड है। ये अगर इस पे स्टार लगा के लिख लो, कभी कभी ना यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन में हम दिखाएंगे, सीडीएस में यूपीएससी खुद भी ये सारे वर्ड में से किसी एक को गायब कर देगा और पूछेगा इसमें कि कौन से धन विधेयक में शामिल है, कौन से धन विधेयक में शामिल नहीं है। तो आपको पहले से ये सब इसलिए हम बता रहे हैं, परिहार, कोमा परिवर्तन अथवा विनिमय, परिवर्तन अथवा विनियम करता है, विनियम। देखो धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक माना जाएगा वह यदि ये सब में से कुछ भी करता है ना तो उसको क्या मानेंगे, धन विधेयक मानेंगे, ठीक है। और ये केंद्र सरकार, धन विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियम से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लिए गए धन से विनियमन से संबंधित है। तो ये बात ध्यान रखना। और भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि जो होती है कि अभिरक्षा, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी निधि, निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालने से संबंधित हो, उसको भी किस में शामिल करेंगे, धन विधेयक में ही शामिल करेंगे। मतलब अगर डायरेक्ट एक लाइन में हम बता दें यहाँ पे तो संचित निधि, यहाँ पे लिख लो संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या संचित निधि की या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालने से संबंधित हो, उसको भी कहाँ रखेंगे, धन विधेयक में रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है ना, धन विधेयक भारत सरकार की संचित निधि से धन का क्या करता है, विनियोग करता है, ठीक है, विनियोग करता है। तो आपने धन विधेयक से कितना कुछ समझा, ये समझ में आ गया ना। और धन विधेयक किसको नहीं माना जाएगा, अभी तो मैंने क्या बताया, धन विधेयक किसको माना जाएगा, अगर ये सब होगा तो धन विधेयक क्या होगा, माना जाएगा, माना जाएगा। आप कम से कम इस वाले लाइन को अच्छे से ध्यान रखना, इस वाले को, ये अधिरोपण उत्पादन परिहार, ठीक है, और दो दो जगह परिहार लिखना है, परिवर्तन अथवा विनियम, इन सब में से अगर कोई भी वर्ड कहीं पे दिख जाए तो समझ जाना वो धन विधेयक है। और धन विधेयक किसको नहीं मानेंगे तो इसको मिटाते हैं और फिर बताते हैं धन विधेयक किसको नहीं मानेंगे। जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि धन विधेयक नहीं माना जाएगा। देखो जितने भी चीज़ है ना, हर एक चीज़ को जब पढ़ाई कर ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो धन विधेयक किसको नहीं माना जाएगा, जुर्माना, ठीक है, जुर्माना या अन्य धन संबंधी शास्त्रियों से अधीन अधिरोपण करता है उसको क्या धन विधेयक नहीं मानेंगे। जुर्माना का कोई धन है या फिर अन्य कोई धन संबंधी शास्त्रियाँ हैं, ठीक है, के अधीन कोई अधिरोपण करता है उसको क्या मानेंगे, धन विधेयक नहीं मानेंगे, ठीक है। या तो जुर्माना से कोई पैसा लिया हो उसको भी धन विधेयक नहीं मानेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि किसी स्थानीय प्राधिकारी जो होता है, स्थानीय प्राधिकारी आप लोग अगर देखे होंगे म्यूनसिपाल्टी वाले या फिर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी है या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण या उत्पादन परिवर्तन या विनियम का परिहार का उपबंध करता है तो उसको भी धन विधेयक नहीं मानेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है यूपीएससी। अगर कोई ये स्थानीय प्राधिकारी है, यहाँ पे लिख ही लो, इस वाले लाइन को ना नोट करो, पहले मेरे साथ नोट करो, यहाँ से क्वेश्चन घुमा देगा। कैसे घुमाएगा देखो, कोई स्थानीय प्राधिकारी, अभी हम तुरंत क्या बताए,
धन विधेयक किसको मानेंगे, और यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि स्थानीय प्राधिकारी कोई भी है, अगर वो स्थानीय प्राधिकारी या निकाय ठीक है द्वारा इसके प्रयोजन में, ठीक है इसका कोई प्रयोजन है, प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण उत्पादन परिवर्तन या विनियमन परिहार का उपबंध करता हो तो उसे धन विधेयक नहीं मानेंगे। ध्यान रखना इस वाले लाइन को, यूपीएससी ये वाला लाइन देगा, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं। अभी तुरंत बताए थे कि ये सब वर्ड ध्यान रखना, लेकिन आगे भी पढ़ना कि ये पूछ क्या रहा है, स्थानीय प्राधिकारी है या नहीं। स्थानीय प्राधिकारी होगा तो वो धन विधेयक नहीं होगा। समझ में आ गया ना, धन विधेयक किसको कहेंगे, धन विधेयक किसको नहीं कहेंगे। और जो भी चीज़ बचा हुआ है उसको स्टैटिक बुक से पढ़ो। अगर हर एक चीज़ को और भी ज़्यादा डिटेल में लेके चल जाने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, और मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग को बहुत कुछ करवा सकते हैं यहीं पे यूट्यूब पे, लेकिन और भी जो बच्चे होंगे उसको अगर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। क्या करना है, आप लोग के कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जो भी आपको कोई भी तकलीफ होता है बता दिया करो। चलो यहाँ पे अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, पढ़ो। अब पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को पढ़ो। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। और अभी हम क्या बताए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए कि कोई भी प्रक्रिया और परिभाषा दोनों में अंतर था। और परिभाषा किस में है, जल्दी बताओ, किस अनुच्छेद में धन विधेयक के परिभाषा का वर्णन किया गया है पता? अभी तुरंत बताएं, आर्टिकल 110, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ो क्या कह रहा है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। तो प्रक्रिया का उल्लेख ये वाला क्या है, सही है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक पर विचार करने और उन्हें पारित करने के लिए अपनाई जाने वाली, अगर यहाँ पे हम लिखें अनुच्छेद 109 में, 110 तो समझ गए क्या था, 109 में क्या है, अनुच्छेद 109 क्या कहता है, धन विधेयक पर विचार करने ठीक है, विचार करने और उन्हें पारित करने के लिए, विचार करने और पारित करने के लिए अपनाई जाने वाली विशेष प्रक्रिया को बताया गया है। ठीक है, धन विधेयक पर कैसे विचार होगा, कैसे उसको पारित करेंगे, उस प्रक्रिया को कहाँ बताया गया है, उस प्रक्रिया को अनुच्छेद 109 में बताया गया है। और धन विधेयक का परिभाषा क्या होगा वो अनुच्छेद 110 में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित, मतलब यहाँ पे बोल रहा है धन विधेयक को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ए मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। ये धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अब एक बात बताओ, धन विधेयक से रिलेटेड जो शक्ति होती है ना, धन विधेयक को लागू करने में या फिर उसको पास करने में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है लोकसभा। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, लोकसभा। इसको क्या बोल रहा है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, लोकसभा अगर पारित कर देना और राज्यसभा मान लो धन विधेयक को पारित नहीं करता है, तो अगर वो 14 दिन तक पारित नहीं करता है राज्यसभा, तो अपने आप लोकसभा उसको पारित मान लेगा। ये वाले कथन को ध्यान रखना कि लोकसभा ने अगर धन विधेयक को पारित कर दिया और राज्यसभा ने धन विधेयक को रोका है, तो 14 दिन से ज़्यादा वो नहीं रोक सकता है। 14 दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो स्वयं पारित हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी कथन क्या है, सही है। और देखो यहाँ पे धन विधेयक के लिए अगर पावरफुल यहाँ पे लोकसभा है ना, तो राज्यसभा भी एक जगह पे पावरफुल है। आप लोग को पता है कहाँ पे पावरफुल है। चलो हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, और इस वाले क्वेश्चन का कमेंट आप लोग खुद करोगे।
हम यहाँ पे हिंट्स दे देते हैं। राज्यसभा एक जगह पे पावरफुल है जो कि आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। अब इससे ज़्यादा हिंट हम कुछ भी नहीं देंगे। अब कमेंट करके आप लोग खुद बताना कि राज्यसभा कहाँ पे पावरफुल है, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। अब देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही है। धन विधेयक 100 अभी तुरंत बताए। विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है और परिभाषा का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 110 में परिभाषा का उल्लेख है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। अब यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, इसको लौटा नहीं सकता है। अगर उसको रोकेगा तो वो क्या हो जाएगा? 14 दिन पे खुद ही पास हो जाएगा। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा नंबर कथन क्या बोल रहा है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में दिए गए सुझाव और संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। अभी तुरंत बताए कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा कमज़ोर है। ऐसा कुछ भी वो ऐसा नहीं है कि कोई सुझाव दे देगा तो उसको लोकसभा मानेगा। इसके लिए लोकसभा के पास बहुत सारा पावर होता है धन विधेयक के मामले में, और राज्यसभा क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये गलत है। बाकी ऊपर के 3 सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1, 2 और 3। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, और इस वाले क्वेश्चन से जो भी हम पूछे हैं उसको कमेंट करना कि राज्यसभा कहाँ पे पावरफुल है। जैसे लोकसभा यहाँ पावरफुल है तो राज्यसभा कहाँ पावरफुल है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों सेवाओं के समकक्ष के सम्मिलित बोलता है। ये ना बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टफ है। इसको रटने मत लग जाना। कोई भी जो यूपीएससी का तैयारी करते हो, सीएससी की, वो रटो मत इसको। ये जो एनडीए वगैरह का पेपर देता है ना, और ये क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में 2 बार पूछा है, 2 बार। अगर जो भी बच्चे पीवाईक्यू किए होंगे वो तो इसको तुरंत सोल्व कर दिए होंगे, लेकिन जो पीवाईक्यू नहीं किए हो और जो स्टैटिक बुक पढ़ रहे हो या फिर इसको रटने का कोशिश मत करो। ये सब ऐसा क्वेश्चन 1-2 हर साल यूपीएससी दे ही देता है, जो कि बच्चे अगर इसको अटैम्प्ट करेगा तो गलत कर लेगा। तो देखो इसको याद वैसे मत रखो, ठीक है। इतना आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पीवाईक्यू, हिस्ट्री और पीवाईक्यू करो, इतना कर लो, आपका प्रीलिम्स चुटकी में पास हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना मत करना कभी भी। लेकिन अभी यहाँ पे हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को डील करवाना मेरा काम है। तो इस वाले क्वेश्चन का ना ऐसे आंसर बताने से फ़ायदा है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जितने भी कमीशन है और उनके रैंक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सबको लगा दिया। यहाँ देखो, इधर फील्ड मार्शल, यहाँ पे इसका नेवी का है और यहाँ पे एयरफोर्स का है। तो ये सारे को आराम से रोक के वीडियो को पॉज करके लिखना चाहोगे तो लिख लेना, और सबके सामने सामने लगा हुआ है, ठीक है। तो सबके सामने लिख लेना कौन से रैंक किसके बराबर है। बराबर क्या? इधर जैसे ये आर्मी का है ना, इधर एयरफोर्स का है और इधर नेवी का है, तो इसका रैंक ऐसे ऐसे लगा लेना, ठीक है, ऐसे। बाकी इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा रटने की कोशिश मत करना। चलो पहुँचते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ था? यही क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 69 है और इसका एक ही कथन सही है, केवल डी, ठीक है। बाकी ये जो है ना कथन केवल 3 में क्या है? मेजर है। उसके बाद ये क्या है? स्क्वाड्रन लीडर है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर है, मतलब ये नौसेना का है, वायुसेना का है, स्क्वाड्रन लीडर है, और फिर थल सेना का मेजर। मतलब ये कथन सही है, बाकी कथन क्या है? गलत है। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का कोई स्कोप नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 ये बोल रहा है पूर्वोत्तर भारतीय परिषद NEC की स्थापना पूर्वोत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया था? द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल was the established by the नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971। देखो ये वाला जो है ना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, अगर यहाँ पे हम इसको लिखना चाहें तो नॉर्थ ईस्टर्न और काउंसिल के लिए सी, NEC, यही है NEC। पहले इसी को समझ लेते हैं NEC है क्या, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। जस्ट वेट 1 मिनट। यहाँ पे ना इन सबको इरेज करते हैं और आप लोग बिल्कुल कान को ना खरगोश की तरह खड़ा करके सुनना, NEC, और लिखते भी जाओ, ऐसा सुनना नहीं है। आप ही को बोल रहे हैं, दीवार से जो थोड़ा ऐसा टक के बैठे हो ना, खड़ा हो जाओ, आराम से पढ़ो, ठीक है। पानी वानी पीना है पी लो। चलो लिखना शुरू करो।
सबसे पहले तो यही लिखो कि ये संवैधानिक निकाय है या फिर वैधानिक संगठन है। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय क्या है? ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अब यूपीएससी कभी ये वाला कथन दे दे, पूछ ले, ये जो है पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना ये छोड़ के पूछ ले, ये द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल संवैधानिक है या नहीं है? तो आपको पता तो होनी चाहिए ना। संवैधानिक निकाय नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब देखो ये फिर है क्या? ये वैधानिक संगठन है। ये एक वैधानिक संगठन है, ठीक है। नोट मेकिंग कर रहे हो ना? ये संवैधानिक निकाय नहीं है लेकिन वैधानिक संगठन है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में ना। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत इसका स्थापना भी हुआ था। ये यहाँ पे दिया हुआ है ना कि इसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा हुआ था। तो ये यहाँ से सही है, ये वाला इतना सही है, ठीक है। और देखो ये जो है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शीर्ष जो भी क्षेत्रीय योजना होता है ना, पूर्वोत्तर मतलब वो जो सेवन सिस्टर स्टेट है हमारा, ठीक है, सेवन सिस्टर वाला जो स्टेट है, उसके लिए जो भी कार्य आता है उसका क्षेत्रीय योजना के निकाय के रूप में कार्य करता है ये, ठीक है। वहाँ पे जैसे कोई बॉस होता है, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो भी विकास होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, उसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया है, जो कि संवैधानिक निकाय नहीं है लेकिन वैधानिक संगठन है। और ये नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या करता है? ये एक बॉस मतलब सेवन सिस्टर जो है ना हमारे, उसके लिए ये क्षेत्रीय निकाय योजना के रूप में क्या करता है? काम करता है। और राज्य एवं केंद्र एजेंसी के माध्यम विभिन्न परियोजना, कोई परियोजना है XYZ, कोई परियोजना है, जैसे 100 रुपया का कोई परियोजना होगा, तो कितना उसमें राज्य सरकार को देना होगा, कितना केंद्र सरकार को देना होगा, जैसे कि 90-10 का रेशियो देना होगा, या फिर 50-50 का देना होगा, या 60-40 का देना होगा। तो ये सब कौन तय करता है? यही तय करता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का यही सब काम है। और अभी ये सभी 8 पूर्वोत्तर राज्य के राज्यपाल, और इसमें देखो, इसमें अगर यही पूछ रहा है कि कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपको तो पता चल गया कि ये पूर्वोत्तर भारतीय परिषद कि ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है क्या। ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। ये समझ गए ना? इसकी स्थापना अगर पूछे, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 के अधिनियम के तहत। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें पूछ रहा है कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होता है वो जो राज्य है वहाँ का राज्यपाल शामिल होता है, ठीक। और वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है वो भी शामिल होता है। और वहाँ का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो भी होता है भारत का, उसके द्वारा जो भी नामित 3 सदस्य होता है उसको भी इसमें शामिल करते हैं। लेकिन भारत का गृह मंत्री शामिल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। तो कथन क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री को 2018 में ही, कब? 2018 में पदेन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दिया गया था। ये जो NEC है इसका पदेन अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री को 2018 में मंजूरी दे दिया था, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना। और इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये जो काउंसिल है ना, ये जो काउंसिल है, इसमें जो विकास मंत्री होते हैं, जो विकास मंत्री इसका होता है, वो इसका क्या होता है? उपाध्यक्ष। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि इसका अध्यक्ष कौन होता है और उपाध्यक्ष कौन होता है। पदेन अध्यक्ष मतलब जो जो भी भारत का गृह मंत्री है, अभी वर्तमान में श्री अमित शाह जी हैं, तो वो इसका क्या है? पदेन अध्यक्ष है। लेकिन इसका उपाध्यक्ष कौन होगा? इसका उपाध्यक्ष है वहाँ का विकास मंत्री, ठीक है, ना कि भारत का विकास मंत्री। वो पर्सनली ये जो NEC है यहाँ का जो भी विकास मंत्री होगा, इसका वो क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन से इतना कुछ सीखने के लिए मिला। चलो यहाँ से इरेज करते हैं इसको। जस्ट वेट करो, आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना? नोट डाउन करते रहो। और ये PDF डाल दूंगा मैं, ये अपने उस पर मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें। इस क्वेश्चन से जितना एनालिसिस हो सकता था सबको कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दिसंबर 2023 तक, मतलब 2024 का ये पेपर है, तो 2024 के पहले 23 तक के बारे में पूछ रहा है। कितने परिसीमन आयोग गठित किया गया था? तो अभी पहले इसका आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले तो यही देखते हैं परिसीमन आयोग क्या है, ठीक है।
और ऐसे ही आप सबको PYQ एनालिसिस भी करना है, ताकि एक बार एनालिसिस हो जाए ना तो बार बार आपको किसी भी चीज़ के पीछे भागना ना पड़े। अभी जैसे यहाँ पे हम परिसीमन आयोग बता देते हैं, तो जब आप स्टैटिक पढ़ोगे या फिर जो पढ़ चुके होंगे या जो पढ़ने वाले हो, तीनों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। जो पढ़ चुके हो उसका रिवीजन हो जाएगा, जो पढ़ने वाले हो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो PYQ ही नहीं है ये, मतलब रामबाण इलाज है आप सबका। इसलिए ये वाले जितने भी सीरीज आ रहे हैं ना, इसको करो। इसमें मेहनत बहुत लगता है, इसमें आप लोग का मेहनत नहीं है, मेरा मेहनत लगता है, और आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करा रहे हैं। पढ़ो बेटा, ठीक है। चलो अब यहाँ से अपना कॉपी कलम स्टार्ट करो और लिखो। परिसीमन आयोग राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्च शक्ति निकाय है। क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्च शक्ति निकाय है। ठीक है। अब देखो, इसके आदेश जो होते हैं ना, इसका जो भी परिसीमन आयोग का कोई आदेश होगा XYZ की, इस वाले मान लो ये कोई एक क्षेत्र है, अब परिसीमन आयोग ने बता दिया कि इसको परिसीमन किए हैं, तो इसका आदेश क्या होता है? न्यायिक समीक्षा से परे होता है। हालांकि वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए तभी, ठीक है। ये बात का भी ध्यान रखना कि इसका आदेश जो है न्यायिक समीक्षा से परे होता है। से मतलब बाहर होता है, बाहर होता है। लेकिन वो संविधान, लेकिन वह, ये जो लेकिन लगा देता है ना, ये पॉलिटी में यही तो जान मार देता है। लेकिन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए, संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए। अब देखिए, संवैधानिक दायरा संविधान में कहीं वर्णन ही नहीं है। अब ये जो टर्म है ना, संवैधानिक दायरा, जब आप पढ़ोगे केशवानंद भारती केस, तो वहाँ पे पढ़ोगे एक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, वहाँ पे पता चलेगा कि संविधान में बहुत कुछ ना ऐसा परिभाषित किया ही नहीं है। उसको समय समय पे सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे संविधान का रक्षक, वो बताते हैं कि ये इसको संविधान के अनुसार है या ये संविधान के अनुसार नहीं है। वो कौन बताते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं जज साहब, वो बताते रहते हैं। ये संवैधानिक दायरा क्या है अभी तक पता नहीं है किसी को। चलो, यहाँ से आपने क्या सीखा कि ये न्यायिक समीक्षा से परे होता है, लेकिन वो संवैधानिक दायरा में होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि इसमें होता क्या है, एक बोर्ड है। परिसीमन होता क्यों है? प्रत्येक 10 साल पे ना जब जनगणना होता है, तो जनगणना के बाद परिसीमन का गठन होता है। और ये अभी तक ये 4 बार हो चुका है। ये प्रत्येक जनगणना पर, ठीक है, जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में, जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचन क्षेत्र के सीमाओं को परिभाषित करता है। समझ गए ना क्या करता है? जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन की सीमा को क्या करता है? ये परिभाषित करता है, ताकि ये सुनिश्चित की जा सके कि मतदाताओं की संख्या प्रत्येक सीट पर कितना है। इसलिए ये परिसीमन होता है बार बार। ठीक है, समझ गए ना ये? चलो, इसको यहाँ से इरेज करते हैं और जो चीज़ समझा रहे हैं एक चीज़ और समझो। जस्ट वेट, आप लोग पढ़ तो रहे हो ना? मन तो नहीं उठता है पढ़ने में? ज़्यादा हम कॉमेडी करते नहीं हैं क्लास में। बाकी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि आपको शायरी सुना सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने भी कुछ टीचर सुनाते हैं आजकल यूट्यूब पर। आजकल ना टीचर का पैसन छोड़ के बहुत सारे टीचर हैं जिसको कि एक्टर बन जाना चाहिए, ऐसे ऐसे नाटक करते हैं। हालांकि छोड़ो, किसी के बारे में हम उतना चर्चा ही नहीं करते हैं। जो चल रहा है चलने दो। देखो, ये अभी तक में ना कितने बार गठन हो चुका है इस पैनल का? हालांकि एक बार 1952 में हुआ था, ठीक है, 1952, 1962 और 1972 के अधिनियम के तहत 1973 में भी हुआ था, ठीक है। एक बार कब हुआ था? 1952 का जब अधिनियम आया था, 1952 का जब परिसीमन आयोग अधिनियम आया, तो 1952 में ही हुआ।
और एक बार कब हुआ 1962 का, जब परिसीमन अधिनियम आया तब एक बार 1963 में हुआ। ठीक है, 1962 में जब एक बार अधिनियम आया तो 1963 में हुआ। फिर जब 1972 में परिसीमन अधिनियम आया तो 1973 में हुआ। और एक बार 2002 में परिसीमन अधिनियम आया तो उसी साल परिसीमन आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो 4 बार अभी तक में गठन हुआ है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कब कब। 1952 पहला तो यही है, पहला ईयर, दूसरा 1963, तीसरा 1973 और चौथा 2002। उसके बाद क्या हुआ, परिसीमन आयोग को रोक दिया गया। तो अब अगर क्वेश्चन कहीं पे आए कितने बार गठन हुआ है परिसीमन का अभी तक, तो ये 4 बार हुआ। कितने बार, 4 बार। कौन कौन बार, ये समझ में आ गया। परिसीमन आयोग का कैसा क्या गठन है ये समझ में आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन से इतना कुछ सीख ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ पे 71, 71 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान में 8वीं अनुसूची। अच्छा, यहाँ पे पहले आपको यही क्लियर होनी चाहिए 8वीं अनुसूची है क्या, इसको भी बताएंगे। फिर इस वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड आता है उसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद क्वेश्चन को लगाओ। या फिर देखो PYQ मैं क्यों करवा रहा हूँ, मेरे PYQ करवाने में और दुनिया के PYQ करवाने में अंतर क्यों है। देखो ये वाला क्वेश्चन का ना डायरेक्ट आप आंसर A B C D ऐसे करके देख सकते हो। ये मार्केट में किताब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे किताब जो बता देंगे इसका आंसर A है, B है, C है, D है, एक एक लाइन का व्याख्या दे देंगे, बता देंगे। लेकिन अगर आप वही चीज़ पढ़ना होता तो आप तो किताब खरीद के भी पढ़ सकते हो, या फिर UPSC के वेबसाइट पे आंसर सीट भी है, वहाँ से भी कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट तो आपका डेवलप नहीं होगा ना। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, ये 8वीं अनुसूची, इसको तो डेवलप कराना किसका काम है, ये टीचर का काम है, जो कि हम करवा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा काम है, हम बखूबी करवा रहे हैं। और आप लोग से इसका नोट भी बनवा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आपको कभी फिर से वापस से लेक्चर नहीं देखना पड़े। हालांकि जब एक बार नोट बन जाएगा और आप लोग रिवीजन के लिए अगर लेक्चर भी देखोगे तो 2x 3x पे देख लेना, तुरंत लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है पहले तो यही समझो 8वीं अनुसूची है क्या, तो इसको मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, और 8वीं अनुसूची को पहले अच्छे से समझाते हैं, फिर इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आराम से पढ़ते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी करने में ना जो बच्चा बहुत जल्दी करता है कि अरे 1 घंटे में सब कुछ पढ़ लेना है, तो उसको देखोगे 2-3 अटैम्प्ट के बाद ना PYQ को बहुत अच्छे से करने लगता है। तब उसको पता चलता है नहीं PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो रियल फ्रेंड है आपका। अब देखो पहले यहाँ पे लिखो 8वीं अनुसूची। और डेली ये हम कोशिश करेंगे क्लास 10 बजे तक रोज़ आ जाए 8वीं अनुसूची। चलो अब यहाँ से कॉपी कलम रेडी करो और लिखना शुरू करो। पहले तो यही बताओ कि ये संविधान के किस भाग में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो संविधान का भाग 17, इसमें 17 में ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक ये फैला हुआ है। ठीक है, 8वीं अनुसूची किस भाग में है आपको पहले ये पता होनी चाहिए। उसके बाद इसका अनुच्छेद का दायरा कहाँ से कहाँ तक है, तो 343 से 351 तक। ये सब स्टैटिक बुक में तो आप लोग ने पढ़े होंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी भाषा हैं, 22 प्रकार का जो भाषा है, ठीक है, उन सब को इस वाले अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 2200 भाषा जो है हमारे जितने भी 22 भाषा हैं, ठीक है, उसको इसमें शामिल किया गया। जिसमें कौन कौन सा है आप लोग को याद है, बता सकते हो आप लोग, ये जो 22 भाषा है इसमें कौन कौन सा भाषा है। तो पहला है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। इतना ये भाषा है। ये सब भाषा को ना ऐसा सांस में ले आओ, धीरे धीरे 1 बार 2 बार लिखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर नहीं भी याद होता है तो कोई 2200 भाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेरे साथ रिकॉल करो फिर से, यहाँ से शुरू करो।
असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, इतना ख़त्म हो गया। तो आप लोग को ये सब याद होनी चाहिए। हालांकि नहीं भी याद है तो कोई ज़्यादा माथा पीटने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सब चीज़ें याद करने के लिए। अब बैठ के ना रटने मत लग जाना कोई। अब देखो, पहले तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने भाषा को शामिल किया गया। 22 भाषा को शामिल किया गया, ठीक है। पर इन 22 भाषा में से ना 14 भाषा को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। ये भी ध्यान रखना, इसमें शामिल कितना है, 22 भाषा है। आप अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले यूपीएससी, थोड़ा सा अगर बच्चे का ना मज़ा लेने का उधर दिल कर गया यूपीएससी का, ये भी ट्विस्ट कर सकता है कि ये 22 भाषा में से कितने भाषा ऐसे थे जो कि संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया था, तो बच्चा को पता ही नहीं होगा। इसमें से 14 भाषा था। कितना भाषा? 14 भाषा को शामिल कर लिया गया था, संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। अब देखो, यहाँ से ना 2-3 पॉइंट जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखना। ये जो है यहाँ पे सिंधी जो है, सिंधी को 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब बताओ? पहले लिखो सिंधी को, ये इधर से पड़ेगा, इसमें जस्ट लिखो। वो हमारा वो गाना है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ठीक है। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1967 में, 1967 में शामिल किया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सबको, आप लोग समझ जाओगे, ज़्यादा लॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंधी, यहाँ पे लिखो सिंधी। 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन को इतना 2 लाइन ही लिखो, ठीक है। संविधान संशोधन 1967, ठीक। पहला भाषा तो हो गया सिंधी। अब दूसरा भाषा था इसका 71वां संविधान संशोधन, जो पूछ रहा है ना ये 71वां संविधान संशोधन में, यही पूछ रहा है। इसके पीछे भी सब कुछ देख चुके हैं। यहाँ पे देखो, 71वां संविधान संशोधन में किसको किसको ऐड किया गया था, तो यहाँ पे क्या, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली, इस 3 लैंग्वेज को, ठीक है, इसको ऐड किया गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 71वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, ये ध्यान रखना, 71वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये हुआ कब था? 1992, ठीक है। अब देखो, एक और संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को ऐड किया। तो ये वाला संविधान संशोधन था 2003 में हुआ, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन हुआ। अब देखो, यहाँ से अगर एक चीज़ हम यहाँ पे दिखाएं आपको, इसको ऐड करो, ये इस दोनों को ऐड करो, 1 1 2 7 2 9, तो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ, ये जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें किसको किसको ऐड किया गया था? हालांकि ये लागू हुआ था 2004 से, तो संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें लागू किया गया था, इसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था बोडो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। यहाँ से अब एक चीज़ यहाँ पे अगर हम आपको थोड़ा सा अगर ट्रिक बता दें, हालांकि ट्रिक उरिक के पीछे भागना मत करिए, ये याद रखने के लिए हम बता देते हैं। देखो, यहाँ से ना 3 लेटर पकड़ो, तो इसका नो मो क, मतलब नमक, नमक। वो 71 रुपये का आता है ना एक नमक, आयोडीन से युक्त होता है, ध्यान है कुछ? तो नमक, वो जो 71 रुपये का एक पैकेट आता है, ध्यान रखना। अभी वो सब ना सर्च करने लग मत जाना कि कौन सा नमक है, हम ऐसे याद करने का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि नमक नाम का ना कुछ ऐसा एक पैकेट आता है जो 71 रुपये का है। तो नमक जहाँ पे देखना अपने घर में भी
तो उसको रिलेट करना 71 रुपया का आता था, भैया ने बताया है, ठीक है। तो नमक जो है, नमक में नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी, कौ से कोकनी, और ये 71वां संविधान संशोधन। अब एक बात बताओ, अगर हम नमक में यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम हटा दें क्या, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। जो चीज़ समझा रहे हैं वहाँ पे चलो। अगर नमक है, नो मो को, तो नौ से क्या हो गया, नेपाली, नेपाली, मौ से मणिपुरी, कौ से कोकनी। तो इसको नमक बना दिया, और नमक था कितने रुपए का, 71 रुपये का था। मतलब 71वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोकनी को जोड़े। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे जो कि 92 पूर जाए। देखो क्यों बोल रहे हैं 92 पुराने के लिए, अगर इसमें हम 21 जोड़ेंगे तब कितना पुड़ेगा, 92। और 92 ईयर का कौन रहता है, 92 ईयर का देखोगे तो घर में बड़ी मौसी रहती है, कौन रहती है, बड़ी मौसी। जो घर में सबसे बड़ी मौसी होती है ना, वो 92 ईयर का है। अभी बड़ी मौसी से ही क्यों रिलेट करवा रहे हैं, आप लोग बोलोगे अरे छोटी मौसी भी तो हो सकती है। बेटा छोटी मौसी से याद मत रखना, याद भी नहीं होगा, तो इसको बड़ी मौसी से याद रखो, ठीक है। बौ से क्या हो जाएगा, बोडो। डी से क्या हो जाएगा, डोगरी, डोगरी। मौ से क्या हो जाएगा, मैथिली, मैथिली। और सौ से क्या हो जाएगा, संथाली। यहाँ पे सी कर लो, ऐसा लिख लो, ठीक है, डोगरी संथाली। तो अब बताओ ये क्लियर हुआ आपका। और एक ही अब बच रहा है, अब एक बचा, कौन सा, ये 21वां संविधान संशोधन से जो ऐड किया गया था 1967 में। इसको कब ऐड किया, 1967 में। किसको ऐड किया था, सिंधी को। सिंधी, अरे संधि लिखती हैं हम, देख लो यहाँ पे सिंधी होगा, हम संधि लिख रहे हैं। सिंधी को किस संशोधन से ऐड किया, 21वां से, ध्यान रखना। उसके बाद नमक को किससे ऐड किया था। अब ये नमक मतलब आप जब घर पे देखोगे तो उसको नमक मत पढ़ना, उसको पढ़ना ये जो तीन भाषा है ना, तीनों भाषा को पढ़ना, ये नहीं कि नमक बोलना। नमक कोई बोले तो बताना ये भाषा है। इसको ऐड किया गया था 1967 में। और 71वां संविधान संशोधन में किसको ऐड किए थे बताओ, नमक को। मेरे साथ बोलते जाओ। उसके बाद 92, क्योंकि इस दोनों को अगर जोड़ोगे तो 1 1 2 7 2 9, 92वां संविधान संशोधन में किसको ऐड किए है, कुछ याद, बड़ी मौसी को। और बड़ी मौसी ही नमक मांगती है, ठीक है। अभी ये बताओ ये ट्रिक कैसा लगा, ये बड़ी मौसी यहाँ पे रिलेट कर लेना, बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और नमक मतलब यहाँ पे, ठीक है। नौ से हो गया नेपाली, मौ से मणिपुरी, कौ से कोकनी, इतना कुछ रिलेट कर लेना। अब देखो जैसे ये PYQ है, ये आपके लिए क्या है, फायदेमंद है। तो आप वहाँ पे टाइम अपना इन्वेस्ट करो, जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान अगर कहीं से मिल रहा है, कहीं से भी, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, एक छोटा बच्चा भी है ना, अगर वो भी आपको कुछ ज्ञान दे रहा है तो वहाँ से भी ज्ञान अर्जन करना शुरू करो। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। हम खुद अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं, ठीक है। अभी से लेके जब तक मेरा ये बड़ी मौसी वाला उम्र नहीं हो जाएगा ना 92, तब तक पढ़ाई करेंगे, तो तब तक हम सीखते ही रहेंगे। सीखने की कोई अंत नहीं है, अभी जीवन शुरू है और सीखने की कोई अंत नहीं है। तो सीखते जाओ, जहाँ से ज्ञान मिले ना सीखते जाओ। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और जितना सीखोगे UPSC में उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन से हमने कितना कुछ सीख लिया। और आई थिंक लेक्चर अब 1 घंटे तक का होने चला है, तो आज का क्लास ना यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन। चलो आप लोग वीडियो देखते रहो, और जो भी ट्रिक बता रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सबको एक कॉपी में नोट डाउन करो और मन से पढ़ते रहो। चलो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और माता पिता और लड़की का कोई भी, किसी का बहन हो, किसी का माँ हो, उन सबका सम्मान करो, ठीक है। क्योंकि इन सब से ही हमारा देश आगे बढ़ता है।
अभी के जनरेशन में ना ये सब एक जो होता है कि वो क्या क्या काम करता है ना, और ऐसे ऐसे इंस्टा पे इधर उधर बहुत सारे ऐसे, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, उसको लाइफ में ना कोई फ्यूचर कोई एम ही नहीं है। और माँ बहन सबको ऐसा अश्लील वो बात बात बोलते रहता है। ये सब आप लोग नहीं करोगे जो इस चैनल से जुड़े हो। पहले खुद में बिहेवियर लाओ, उसके बाद आईएएस बनना। आईएएस बनोगे तो एक डिस्ट्रिक्ट संभालोगे, जिला संभालोगे। और याद रखना, जब तक आप में आत्मीयता नहीं है ना, कितना भी पढ़ लिख लोगे फिर मूर्ख ही कहलाओगे। तो आत्मीयता लाओ, जो भी है जितने भी माता बहन हैं सबका इज्जत करो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।